प्रश्न दिया गया है हंगरी की राजधानी क्या है। आपसे हंगरी की राजधानी पूछी गई है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। पहले दिया गया है हेलेंस्की, इसके बाद दिया गया है बुडापेस्ट, लिस्बन और ब्रुसेल्स। चार में से आपको हंगरी की राजधानी बतानी है। ये चारों राजधानियां दी गई हैं। पहले दी गई है हेलेंस्की, तो आपको बता दें हेलेंस्की फिनलैंड की राजधानी है। कहाँ की है? फिनलैंड की राजधानी। इसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया गया है बुडापेस्ट, तो बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। इसके बाद दिया गया है लिस्बन, लिस्बन जो कि पुर्तगाल की राजधानी है। और लास्ट ऑप्शन है आपका ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। आपको इसमें पूछा गया था हंगरी की राजधानी, तो इसमें आपका सही हो जाएगा बुडापेस्ट। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दिया गया है चेचक की रोकथाम के लिए टीके की खोज किसने की। इसमें आपसे चेचक के टीके की खोज पूछी गई है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है लुई पास्चर, रोनाल्ड रोस, एडवर्ड जेनर और डेविड लिविंगस्टन। और आपको बताना है चेचक के टीके की खोज। पहला ऑप्शन है लुई पास्चर, तो आपको बता दें लुई पास्चर द्वारा रेबीज के टीके को खोजा गया। किस टीके को? रेबीज के टीके को। और इनके द्वारा दूध का पास्चराइजेशन भी दिया गया। इसके बाद दिया गया है रोनाल्ड रोस, इनके द्वारा मलेरिया के टीके की खोज की गई। किसकी खोज की गई? मलेरिया के टीके की खोज। इसके बाद दिया गया है एडवर्ड जेनर, तो जो चेचक का टीका है वो किसके द्वारा खोजा गया? एडवर्ड जेनर के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एडवर्ड जेनर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। मलेरिया के टीके की खोज रोनाल्ड रोस ने। और चेचक का टीका किसके द्वारा खोजा गया? एडवर्ड जेनर के द्वारा, जो कि पहला टीका खोजा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, किसे मार्स गैस कहा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको मार्स गैस के बारे में बताना है कि निम्न में से किसको मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सिंबल होता है CO2, यह एक ग्रीन हाउस गैस है। और सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। सबसे जो हमारी ओजोन परत को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? CFC। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछा गया है कि चार में से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि की पहचान कैसे करेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है नलिका विहीन ग्रंथि, यानी ऐसी ग्रंथियां जिनसे निकलने वाले हार्मोन बिना किसी नली की सहायता से सीधे जाकर कहाँ मिलते हैं? रक्त में। ऐसी ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो एक चीज आपको याद रखना है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हमेशा क्या रिलीज होते हैं? हार्मोन रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं? हार्मोन। तो अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए हार्मोन कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। और बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या रिलीज करती है? एंजाइम। यहाँ पर आपसे अंतःस्रावी ग्रंथि की बात हुई है, तो इनमें से लाल ग्रंथि एंजाइम बनाती है, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कैसी हो जाएगी? बाह्यस्रावी ग्रंथि। पाचन ग्रंथि से भी क्या एंजाइम निकलते हैं, जो कि एक प्रकार की क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि। इसके बाद दिया गया है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि क्या है? हार्मोन रिलीज करती है, और जो ग्रंथि हार्मोन रिलीज करेगी उसको क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि। इसके बाद दिया गया है श्वेत ग्रंथि, जो एक प्रकार की क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या है? एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि हार्मोन रिलीज करती है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? ग्रास ऑन द ईस्ट, पूर्व का घास, किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस और कन्नौज। चारों में से आपको बताना है ग्रास ऑन द ईस्ट, यानी पूर्व का घास किसे कहा जाएगा? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उत्तर प्रदेश के कन्नौज को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न दिया गया है शरीर को ऊर्जा ना देने वाला भोजन तत्व कौन सा है। आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा भोजन तत्व है इनमें से जिनके द्वारा शरीर को कोई भी एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण और वसा। चार में से आपको बताना है इन चारों भोज्य पदार्थों में से कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसको ग्रहण करने से शरीर को एनर्जी प्राप्त नहीं होती है।
पहला दिया गया है कार्बोहाइड्रेट। तो आपको बता दें सबसे जल्दी यानी तुरंत ही ऊर्जा देने वाला स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ग्लूकोज स्टार्ट, यानी मानव शरीर में जैसे ही इनको सेवन किया जाएगा और तुरंत ही एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दिया गया है प्रोटीन। प्रोटीन से भी मानव शरीर को एनर्जी मिलती है। और अंतिम ऑप्शन है वसा, यह भी एनर्जी देता है, लेकिन खनिज लवण से शरीर में कोई भी एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 खनिज लवण, क्योंकि यह शरीर के संतुलन बनाने में सहायक होते हैं, ना कि एनर्जी देने में। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ प्रश्न दिया गया है अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको अंगूर का अम्ल बताना है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला दिया गया है सिट्रिक। क्या दिया गया है? सिट्रिक, एसिडोसाइट्रिक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा दिया गया है एसिटिक। इसके बाद दिया गया है ऑक्जेलिक अम्ल और एक है टार्ट्रिक अम्ल। चारों में से आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो पहला दिया गया है साइट्रिक अम्ल। तो आपको बता दें साइट्रिक अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो नींबू और संतरा जैसे खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक, नींबू और संतरा। इसके बाद दिया गया है एसिटिक अम्ल। तो आपको बता दें सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिरका में। इसके बाद दिया गया है ऑक्जेलिक अम्ल, जो कि टमाटर और पालक में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? टमाटर और पालक में। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है या फिर पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको बताना है ऑक्जेलिक अम्ल। इसके बाद अंतिम ऑप्शन दिया गया है टार्ट्रिक अम्ल, जो कि कहाँ कहाँ पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है, साथ ही कहाँ पाया जाता है? इमली में भी पाया जाता है, साथ ही कहाँ पाया जाता है? कच्चे आम में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कच्चा आम। 4 जगह यह जो अम्ल है वो पाया जाएगा। कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल। कहाँ का? अंगूर, इमली, कच्चा आम आदि जितने भी और भी पदार्थ हैं जिनमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंगूर में कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मानव नेत्र के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है आभासी और उल्टा। दूसरा है आभासी और सीधा। इसके बाद दिया गया है वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है जो मानव के आंख पर पड़ने वाला प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकार का होता है। इसमें दिया गया है, एक दिया गया है आभासी और उल्टा। यह आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता है। मानव नेत्र के दृष्टि पटल पर आभासी प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। यहाँ भी आभासी है, आभासी बनता नहीं है। यहाँ दिया गया है सीधा, तो सीधा भी नहीं बनता। आपको एक चीज याद रखनी है, मानव नेत्र की दृष्टि पटल पर कभी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। तो जहाँ जहाँ आभासी और सीधा दिखेगा उसको आपको क्रॉस करना है। यहाँ पर आपको आभासी दिख रहा है, ये हो नहीं सकता। यहाँ पर भी है, यहाँ सीधा दिख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। तो इसका सही आंसर होगा दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है भारत का जो राष्ट्रपति है अगर वो संविधान का उल्लंघन करे तो उस पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाएगा? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पहला दिया गया है आर्टिकल 52, 61, 74 और 78। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाएंगे। तो इसमें दिया गया है पहला 52 में क्या होता है? राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है, या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो ऑप्शन क्या? ऑप्शन 52, अनुच्छेद 52। इसके बाद दिया गया है अनुच्छेद 61। 61 क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। इस आर्टिकल में आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसके बाद दिया गया है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति के सलाह के लिए उसके एक मंत्रिमंडल होगा और जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिमंडल कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 कहेगा राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जिसका
जिसका अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री, जिसका अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री। कौन सा आर्टिकल रहेगा? आर्टिकल 74। इसके बाद दिया गया है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री अगर कोई भी कार्य करता है तो उसकी जानकारी किसको दे? राष्ट्रपति को, यह अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं? आपको बताना है गौतम बुद्ध के बारे में। क्वेश्चन में पूछा गया है गौतम बुद्ध द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में सबसे ज्यादा उपदेश दिए गए? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है सारनाथ, इसके बाद दिया गया है कौशाम्बी, श्रावस्ती और वैशाली। तो आपको बता दें जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। और जो सबसे पहला उपदेश था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो अगर कभी पहले उपदेश के बारे में पूछा जाए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो उसको बताना है आपको सारनाथ वाराणसी में। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए, तो उसका सही आंसर होगा श्रावस्ती। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है। यूपी का क्वेश्चन है, यूपी जीडी का। कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रथम स्थान पर है? तो आपको बताना है जो माचिस सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादित होती है, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि माचिस में प्रसिद्ध। तो यहाँ पर दिया गया है कौन सा जिला प्रसिद्ध है माचिस के उत्पादन में। पहला दिया गया है बरेली, कानपुर, मेरठ और मोदीनगर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो माचिस उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरेली। यूपी का बरेली माचिस उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है।